बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूँ। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएँ। और इस वीक मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था EU सेटलमेंट स्कीम के हवाले से। अक्सर एक सवाल मुझे पूछा जा रहा है काफ़ी लोगों से कि हमें यूके कब एंटर करना चाहिए, या हम कब कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। शॉर्ट आंसर ये है कि अगर आप एक EU नेशनल हैं, आपको एंटर करना चाहिए यूके में बिफोर 31 दिसंबर 2020, जो अभी रहते हैं 2-3 मंथ्स। उसके बाद आपके पास टाइम है अंटिल 30 जून 2021 तक कि आप अप्लाई कर सकें अपने लीव के लिए, जो है प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस। सो ऑल EU नेशनल्स और उनके फैमिली मेम्बर्स, उनको अप्लाई करना चाहिए बाय 30 जून 2021। लेकिन आपने अपनी एंट्री करनी है बाय 31 दिसंबर 2020। तो दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ख्याल रखना चाहिए। नाजरीन, एक कॉल आ रही है, हमारी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेरी एक्सटेंशन ड्यू है लीव टू रिमेन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट मंथ। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कोर्ट ऑर्डर भी है। जी जी। ठीक है। तो मैं अपनी बच्ची से मिलता हूँ एवरी वीक। तो चाइल्ड मेंटेनेंस भी मैं पे कर रहा हूँ ठीक है। £21 अ वीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे लॉयर से बात की, वो कहता कि ना तो मुझे लेटर लेकर दो अपनी एक्स पार्टनर से जी जी। कि तुम्हारा कांटेक्ट है बच्ची के साथ। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने उससे बात की है। उसने मुझे साफ उसने कहा मैं नहीं दे सकती तुम्हें। बट ठीक मेरे है। पास कोर्ट ऑर्डर भी है। और आप और मैं बच्ची को चाइल्ड में। कहाँ मिलते हैं? हेलो। हेलो, आप बच्चे को कहाँ मिलती है? कॉन्टैक्ट सेंटर में या अपने घर में या उसके घर में? नहीं, मैं उसको कलेक्ट करता हूँ उसके घर से जाकर। ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत तो शुक्रिया आपके कॉल उसके का। बाद जो एक्सपेंस मैं करता हूँ उसके मैंने जो रिसीप्ट है वो भी संभाल के ठीक है, रखी मैं हुई है। समझ गया। पिक्चर्स वगैरह हर चीज़ है मेरे पास। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अगर आपके साथ आपको बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट है, यूजुअली आपको कॉन्टैक्ट ऑर्डर लगाना चाहिए साथ, और उसके साथ अगर आपकी जो एक्स पार्टनर है वो, अगर वो कोऑपरेट कर रही हैं, उनकी तरफ से एक लेटर। लेकिन जब कोई रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होती है, अक्सर यही होता है कि जो एक्स पार्टनर या वाइफ या हस्बैंड होते हैं, वो कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं कि हम आपके एप्लीकेशन का साथ नहीं देंगे। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट ऑर्डर है, जो आपने मुझे बताया है आपके पास, वो मुनासिब होगा और इससे आपका एप्लीकेशन वो प्रोसेस कर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो वीज़ा भी इशू कर देंगे। उसके साथ साथ अगर आप प्रूफ लगा दें कि फ़ोटोग्राफ्स जो हैं आपके साथ बच्चे के साथ, वो लगा दें प्रूफ, और रसीद्स जो गिफ्ट्स आपने ख़रीदी हैं बच्चे के लिए, वो भी लगा दें, वो अच्छा होगा। उसके साथ साथ कवर लेटर में अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि जो आपकी जो एक्स वाइफ या है वो पार्टनर, वो कोऑपरेट नहीं कर रही, वो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा और होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू लाइव ऑन है। Assalamu alaikum. I'm just calling to ask. My husband's trying to apply for a British national passport, ठीक है। but he's been given a caution. In the 10 years that he's been here, he's never had a criminal conviction or anything. So it was just a simple caution that wasn't recorded by the police. I just want to know, would that affect his application? When was the caution issued? The caution was given 2 months ago. ठीक है, and it wasn't recorded on the police record? I wasn't, no, because the police officer just said to him that if it was for a DBS check, it will come onto it. But other than that, if you're applying for anything, it wouldn't show. Okay, I understand. Thank you very much for your call. कॉलर ने बताया मुझे कि इनके हस्बैंड को कॉशन दी गई है और वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उस उनके एप्लीकेशन को अफेक्ट करेगा या नहीं। अगर आपको कॉशन मिलती है, यूजुअली ये अफेक्ट नहीं करता
अनलेस आपको 3-4 क्वेश्चंस मिली हों और उस वजह से फिर वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपका बैड कैरेक्टर है। सो द शॉर्ट आंसर इज़ नो, इट वोंट एडवर्सली अफेक्ट योर हस्बैंड्स एप्लीकेशन। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर ख्याल रखनी चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन मिलती है या अगर आपको कोई नॉन कस्टोडियल सेंटेंस मिलती है और जो आपके रिकॉर्ड से निकल जाती है चंद साल बाद, फिर भी आपको होम ऑफिस एप्लीकेशन में डिक्लेयर करना होता है। सो your husband must still declare that, even though it might not be on his record or it might only show in certain checks. Please do declare that in your nationality application. So long as you declare that, you should be fine and they should grant your husband British nationality. Thank you very much for your call. नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। Hello. Hello, you're live on air. Hello. Hello. You're live on air. जी फरमाइए। Hello, sorry. I have two questions, please, about spouse visa. जी जी। मेरी बेटी, उसको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। PIP जो है डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस 332 for month. ठीक है। And also university credit. ठीक है। She wants to apply for the spouse visa for her husband from Pakistan. ठीक है। My first question is that he exempted from the threshold of £18,500. ठीक है, दूसरा सवाल आपका। And the second question is that she need to show any savings. ठीक है, मैं समझ गया। और कोई सवाल आपके हैं? No, sir. No, the last one is that how many statements will she need? That's everything, sir. सॉरी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आपकी जो बच्ची है वो आपके साथ रह रही है, वो आपका घर है? जी हाँ, अपना घर है, वो पेरेंट्स के साथ हमारे साथ रहती है। ठीक है, मैं समझ गया। कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, ना रेंट, ना रेट, ना बिजली का, ना खाने पीने का। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब जवाब देने से पहले मेरी एक गुजारिश है सब व्यूअर्स से कि अगर आप हिंदी, उर्दू या पंजाबी बोल सकते हैं, प्लीज़ कोशिश करें कि आप उस ज़बान में मुझसे सवाल पूछें, क्योंकि जो हमारे मेन व्यूअर्स हैं वो उर्दू या पंजाबी या हिंदी समझते हैं। वेरी फ्यू हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको इंग्लिश आती है। बट इफ़ समवन इज़ वाचिंग दिस शो एंड दे कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट उर्दू और पंजाबी, देन बाय ऑल मीन्स यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन इंग्लिश। अच्छा, जहाँ तक आपका पहला सवाल था, आपने मुझे पूछा कि अगर आपकी बेटी को PIP मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है 18,600 रिक्वायरमेंट से या नहीं। सो द आंसर इज़ येस, जी हाँ, उसको इनकम रिक्वायरमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि उसको कुछ और दिखाना होगा या नहीं, मेनली आपको अपने एप्लीकेशन के साथ लगाना होता है कि प्रूफ कि उसको PIP अलाउंस मिल रहा है, और दूसरा कि उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा है जितनी एक कपल को मिलती है इनकम सपोर्ट के ऊपर। जो फॉर्मूला होम ऑफिस इस्तेमाल करती है जब आप एक इनकम रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट है, वो है A - B = C। A होता है कि जो आपकी इनकम है सब्ट्रैक्ट कि जो एक कपल को मिलता है इनकम सपोर्ट के ऊपर, = C जो आपके पैसे बचते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए जो इनकम सपोर्ट का रेट है। एक मियाँ बीवी के लिए जो इनकम सपोर्ट का रेट है यूजुअली इज़ अबाउट £140 पर वीक। सो आपके जो इनकम है सारे खर्चे पूरे करके आपके जो होनी चाहिए मनी लेफ्ट ओवर वो ज़्यादा होनी चाहिए जो है इनकम सपोर्ट कपल को जो मिलती है। सो फॉर एग्जांपल, आपने मुझे बताया कि आपकी बेटी को मिलता है £323 यूनिवर्सल क्रेडिट फॉर एग्जांपल पर मंथ कह लें, अगर वो मिलता है उसको, अगर हम कहते हैं, सो एग्जांपल हम कह दें कि उसको मिलता है £75 पर वीक। उसके साथ साथ आपने मुझे बताया कि आपकी बेटी को मिल रहा है PIP अलाउंस, अगर उसको मिल रहा है फॉर एग्जांपल द हायर रेट, वो होगा तकरीबन £150 पर वीक। सो दैट्स अ टोटल ऑफ £225 उसकी है इनकम पर वीक। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है जो उसके अखराजात है। आपने मुझे बताया है कि उसके कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कि वो आपके साथ वो रहती है रेंट फ्री और सारे बिल्स के जो पैसे आप देते हैं। सो वहाँ आप लिखेंगे 0 और टोटल इनकम जो उसकी बचती है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस विच इज़ फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल £225। सो आपकी जो बेटी की जो इनकम है वो ज़्यादा है जितनी एक कपल को मिलती है इनकम सपोर्ट के ऊपर, जो है तकरीबन £130 to £140। सो आपकी बेटी का एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। इसके लिए आप लगा सकते हैं 12 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स, और उसके साथ साथ अगर यूनिवर्सल क्रेडिट का लेटर भी लगा दें और आपकी तरफ से एक लेटर कि आप
सारे खर्चे उठा रहे हैं और आपका जो घर है इस प्रूफ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बेटी का एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हाँ कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल था नेशनल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। क्या क्या इस वक्त आपका कोई जॉब वगैरह या कोई सैलरी लिमिट भी है जो शो करनी पड़ती है कि जी जैसे गुड करेक्टर वगैरह तो है, उसमें क्या कोई इस ये भी बॉन्ड होता है कि भाई आप काम कर रहे हो जिस वक्त आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कम से कम वेजेस इतनी हो, इस टाइप का भी कोई इसमें होता है या इसके लिए ठीक है। जरूरत नहीं है? अब मेरा आपसे एक सवाल है मेरे भाई, आपके पास इंडेफिनिट अभी है या नहीं? जी मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा आपको, अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। अब कॉलर से गुजारिश होगी कि अगर आप प्लीज़ लाइन पर रहे और जैसे ही हम वापस आते हैं हम कैरी ऑन करेंगे आपके सवाल के साथ। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं ऑफिस में आप मुझे मिल सकते हैं। नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कॉलर ने एक सवाल पूछा था कि अगर वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर एप्लीकेशन में इम्पोर्टेंट है कि उनको दिखाना चाहिए वो काम कर रहे थे या नहीं। लगता है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। असल में आपको साबित करना होता है गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, वो है कि आपके पास 10 साल लगातार वीज़ा था। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैं एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ नेशनलिटी के लिए, मुझे दिखाना होगा कि आज से 10 साल पहले मेरे पास 10 ईयर्स कंटिन्यूस वीज़ा था। दिस इज़ द होम ऑफिस गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। अब होता ये है कि कभी कभी जो हैं क्लाइंट्स एप्लीकेंट्स वो गलती के साथ नेशनलिटी की एप्लीकेशन जल्दी सबमिट कर देते हैं कि उनके पास इनडेफिनिट होता है, लेकिन उनके जो 10 ईयर्स गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के हैं वो पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। एंड फिर होम ऑफिस आपको एक इंक्वायरी भेजती है कि हमने देखा है कि आपके जो 10 ईयर लॉफुल पीरियड था वो भी पूरा नहीं हुआ, फ़लाँ तारीख तो लेके फ़लाँ तारीख तक, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल पीरियड 2013 तो लेके 14 में आपके पास वीज़ा नहीं था, आपने अपने आप को सपोर्ट कैसे किया? और अगर आप वहाँ लिख देते हैं कि मैं काम कर रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल कैश इन हैंड या बगैर पेपर से, फिर आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो उनकी आर्गूमेंट ये होती है कि आपके पास परमिशन नहीं थी काम करने के लिए, इस वजह से हम आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। याद रखें जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करती हैं, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको दिखाना होता है कि आप 10 साल लगातार काम कर रहे थे। नो, अगर आप काम नहीं भी कर रहे थे, सो लॉन्ग एज यू मीट दी रिक्वायरमेंट्स जो है, आपके पास इनडेफिनिट लीव टू रिमेन होनी चाहिए। अगर आप ब्रिटिश स्पाउस के साथ आपकी शादी हुई है, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे, 1 साल गुजर जाना होना चाहिए आपको इनडेफिनिट लीव टू रिमेन मिले हुए, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आप B1 और लाइफ इन द यूके और जो है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट कि आपने 450 डेज़ पिछले 5 सालों में यूके से बाहर नहीं गुजारे, और अगर आप इफ़ यू आर अप्लाइंग एज अ स्पाउस फिर है 270 डेज़ इन द लास्ट 3 ईयर्स, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। जी फरमाइए। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को अच्छी नॉलेज मिलती है, आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं सर। जी जी। एक तो सवाल है कि मैं यहाँ यूरोप का मेरे पास पासपोर्ट है, मैं इंग्लैंड में लंदन में काम करता हूँ। ठीक है। मुझे 5 महीने हो गए हैं, मैं प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया था, मुझे कोई जवाब नहीं आया। ठीक है। नंबर 1। अगर दूसरा है कि अगर ये मैं कोई उनकी वेबसाइट पर ईमेल पर प्लस और कोई डॉक्यूमेंट जैसे मेरी पे स्लिप है या और कोई डॉक्यूमेंट लगा सकता है कि या नहीं, एक तो ये है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि मैं मेरी पार्टनर ने EA फैमिली परमिट वीजा अप्लाई किया था। जी जी। लेकिन जब उसने अप्लाई किया था, आज 1 महीना हो गया है, उससे एक मिस्टेक हो गई, जहाँ गिवर नेम देना होता है या फैमिली नेम है ना,
वो उल्टा हो गया, गिवर नेम की था फैमिली नेम लिख हो गया, फैमिली नेम की जगह गिवर नेम लिख हो गया। ठीक है, ते उनका कोई रिस्पॉन्स तो नहीं अभी आया कुछ भी। वो उन्होंने एप्लीकेशन कब सबमिट एक की थी आपने? ईमेल करके पूछा था कि आप मैरिज सर्टिफिकेट दो, है ना, वो हमने भेज दिया है। ठीक है, अब ये बताओ कि वो 1 महीना हो गया है, उनकी मेल आई थी, दूसरी मेल आई थी कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, आपका केस फॉरवर्ड कर दिया है। तो अभी यूएई से उन्होंने फैमिली परमिट अप्लाई किया ठीक है, हुआ मैं है, समझ वीजा गया, फॉर मैं समझ परमिट गया, अप्लाई मैं किया देता है। हूँ आपके सवालों का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने अप्लाई किया था प्री सेटल स्टेटस के लिए फरवरी में और अभी तक आपका जवाब नहीं आया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आजकल अप्लाई कर रहे हैं कि डेडलाइन आ रही है 30 जून 2021 में। बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी डिले हो रही है होम ऑफिस की तरफ से। यूजली प्री सेटल स्टेटस और सेटलमेंट स्टेटस के एप्लीकेशंस में होम ऑफिस लगा रही है 4 to 6 मंथ्स। इसलिए आप परेशान ना हो, मुझे पता है कि आपने फरवरी में, अभी आपके 5-6 महीने हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि 2-3 मंथ्स में आपको उसका जवाब मिल जाएगा जो होगा पॉजिटिव, और आपको वो ग्रांट कर देंगे प्री सेटल स्टेटस। फ़र्ज़ करें दिसंबर भी गुजर जाता है फॉर एग्जांपल, वर्स्ट केस सिनारियो, और अभी भी आपका जवाब नहीं आता, अगेन परेशानी की बात नहीं है कि आपके पास डेडलाइन है अंटिल 30 जून। और मेन चीज़ ये है कि आपने यूके एंटर कर दिया है बिफोर 30 जून, होम ऑफिस के बिफोर 31 दिसंबर, और होम ऑफिस के पास रिकॉर्ड है थ्रू HMRC, और जो एप्लीकेशन आपने अपनी वाइफ के लिए सबमिट की है कि आप यूके में एंटर हुए थे उससे पहले और आप काम कर रहे हैं और TT राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसमें फिर आपको वो ग्रांट कर देंगे प्री सेटल स्टेटस। दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन के लिए आप और डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपके केस को वो ज़्यादा मजबूत करता है या वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं जैसे आपने अप्लाई किया था, और वहाँ एक ऑप्शन होती है कि अपलोड मोर डॉक्यूमेंट्स, आप स्कैन करके उनको अपलोड कर सकते हैं। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि आपने मुझे बताया कि आपने अपनी वाइफ को बुलाने के लिए EA फैमिली परमिट एप्लीकेशन सबमिट किया था, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, जहाँ जो नेम्स हैं वो आपने मिसस्पेल कर दिए, गिवन नेम एंड सर नेम आपने वो इनकरेक्ट ऑर्डर में उनको डाल दिए। अगेन इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी, आपकी वाइफ ने अपना पासपोर्ट दिया होगा और मैरिज सर्टिफिकेट भी, और फॉर एग्जांपल बे फॉर्म भी, और उसकी बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल, उससे वो देख सकते हैं कि ये आपने एक क्लरिकल एरर किया है, और उसको वो ठीक कर देंगे। तो अगेन परेशान होने की बात नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को भी वो वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, कमाल भाई। वालेकुम सलाम। कमाल भाई बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। पदर जबरदस्त शो कर रहे हैं आप, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। कमाल भाई, आमीन। सवाल ये है कि मेरे बच्चों को स्पोर्ट्स विजिट पे लेकर आया तो 2013 में 29 नवंबर, ठीक है, 33 मंथ का था, फिर वो खत्म हुआ, फिर 6 ईयर की स्विच कर दिया, तो फिर 2.5 साल का मिला, अभी अगस्त में दोबारा 2.5 साल का मिला हुआ है। ठीक है। तो इसमें कमान भाई 9 माह बचती है 6 ईयर में, तो मुझे आपसे पूछनी है कि दो जो एक्सटेंशन है 6 ईयर पे, ये काफी है, कुछ तीसरा भी करेंगे? आपके जो बच्चे हैं वो एंटर कब हुए थे सारी फैमिली? 29 नवंबर 2013। 13 में, ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल आपका है? जी भाई, और कोई सवाल आपका है? सवाल ये है कि अभी मैंने 10 ईयर पे फिर आपने स्विच किया, स्पोर्ट्स से 10 ईयर पे दिया था काम, फिर लास्ट कर दिया, तो फिर वाइफ तो आपको पता है घर में मतलब तो हाउस वाइफ था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके शो पर फेसबुक में भी देखता हूँ और यूट्यूब में भी कभी देखता हूँ, जबरदस्त शो कर रहे हैं, तो मैं कहने का मतलब ये है कि अभी जो 2.5 साल का मेरा, सॉरी, तो ये 2023 फरवरी में खत्म होने वाली है, 16 फरवरी में। जी जी। तो उसमें 10 ईयर में जब मैंने वो हिसाब लगाए हुए, उसमें 9 माह बचती है, तो मुझे अभी तीसरी भी एक्सटेंशन करना पड़ेगी 9 माह के लिए को नहीं? ये 2 काफी है जो 10 ईयर पे अभी मैंने स्विच किया है, 2 तो ठीक है, मैं समझ गया। अभी दूसरा मिलेगा 2.5 साल का। ठीक है, मैं समझ गया। मैं एक्सपायर होगी 2023 में। मैं ठीक है, मैं समझ गया, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, आपके जो बच्चे हैं और आपकी वाइफ हैं, उनको इंडेफिनिट मिलेगा इन दिसंबर 2023।
अगर उससे पहले उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्च 2023 में उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और उनके 9 महीने रहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करने में, आपको अनफॉर्चुनेटली अप्लाई करना पड़ेगा उनकी एक्सटेंशन के लिए। और जैसे ही वो ग्रांट हो जाती है उसके बाद आप फिर अप्लाई कर सकेंगे उनके इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। यहाँ एक ऑप्शन ये हो सकती है आपके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उनके लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता है 2023 में, और उसी दौरान अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने गुजर जाते हैं और जवाब नहीं आता और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है सिस्टम में, फिर आप उस एप्लीकेशन को वेरी कर लें और उससे ये फ़ायदा होगा फिर होम ऑफिस आपके पहले एप्लीकेशन की फ़ीस वो रिफ़ंड कर देगी। इससे हो सकता है कि आपके पैसे बच जाए। बेस्ट चीज़ यही होगी जब 2023 में आप सोच रहे हो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए किसी सॉलिसिटर को मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेरी बात सुन रहे हो? जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन था। जी जी मैंने नेचुरलाइजेशन का अप्लाई किया, जी जी वो कंफर्म हो के आया कल। ठीक है, अभी कंग्रेचुलेशन। काउंसिल उसने बताया मेरे को, काउंसिल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मेरे को। ठीक है। अभी जो पैंडेमिक की प्रॉब्लम है वो तो अभी ग्रुप सिनेमनी नहीं कराते, ठीक है। तो वो प्राइवेट कराना पड़ता है 1-to-1 मीन्स एक्स्ट्रा पेड करके। ठीक तो है। उसके लिए भी मेरे को वो जो इनविटेशन लेटर है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और मैं काउंसिल के साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपको इनविटेशन लेटर के लिए वेट करना होगा, जैसे भी वो आता है फिर आप कौंसल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है होम ऑफिस की तरफ से ये इन्विटेशंस भेजने में। आप ये कर सकते हैं, नेशनैलिटी टीम को आप ईमेल कर सकते हैं, आई थिंक इट्स inquiries@nationality.com। वहाँ आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया और अभी तक मुझे इन्विटेशन लेटर नहीं मिला, प्लीज़ मुझे जल्दी से सेंड करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। जी, मैंने पूछना था कि मैं 98 में आया था यूके में, ठीक है। तो 2017 में मैंने फिर पाकिस्तान में दूसरी शादी की है, ठीक है। तो उसमें से मेरी 2 बेटियां हैं। ठीक है। तो उनके लिए मैंने पासपोर्ट के बारे में पूछना था कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उधर इस्लामाबाद बन जाएगा या कैसे होगा? ठीक है। और वो कब पैदा हुई थी? पहली बेटी जो है मेरी 1.5 साल की है, दूसरी बेटी जो है 8 महीने की है जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि वो हैं ब्रिटिश बाय बर्थ, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। आपको पाकिस्तान से अप्लाई करना होगा फॉर्म OS1, अगर वो उसके थ्रू आप अप्लाई कर लें उनको वो इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव होने। जी कमरन भाई, मेरा नाम सनी है। जी जी मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो मेरे को अपने फियांसे वीजा अप्लाई करना है। ठीक है। मेरे फियांसे अभी इंडिया में है। ठीक है। ठीक है, अभी जैसे कोविड-19 की वजह से हमारा ना लॉकडाउन हुआ था, तो मेरा एक सैलरी स्लिप मिस हुआ था वीक 2 का। ठीक है। ठीक है, उसका क्या कैसे मतलब कवर होगा? और सेकंड ये, जब मैं अभी फियांसे वीजा अप्लाई करूंगा उसके लिए मेरे को मतलब अपने लोकल काउंसिल में शादी के लिए डेट पहले से एडवांस होनी होगी, या फिर जब मेरे फियांसे यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद मैं शादी यहाँ पे डेट लूँ? ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है जो पहला सवाल आपका है कि आपने मुझे बताया है कि सॉरी एक पे स्लिप आपकी मिसिंग है, आपको सैलरी वीकली मिलती है या मंथली? सॉरी, जो आपको सैलरी है वो आपको वीकली मिलती है या मंथली? नहीं, मेरे को वीकली मिलती है। ठीक है, एक वीक मिसिंग है। जी, आपने मुझे बताया कि एक वीक आपकी मिसिंग है, ये क्या इशू है सैलरी में? जी एक मिसिंग है क्योंकि हमारा लॉकडाउन हो गया था, तो उसकी वजह से हम लोग काम पे नहीं गए थे। जी जी
ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपकी एक पे स्लिप मिसिंग है, इसमें होम ऑफिस ने ये ऐलान किया था कि अगर कोविड-19 की वजह से आपको कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, हम आपको पेनलाइज नहीं करेंगे और हम आपके एप्लीकेशन में डिस्क्रेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस डिस्कशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए जी, कोविड-19 की वजह से मैं काम पर नहीं गया था और इस वजह से मुझे उस वीक में पैसे नहीं मिले थे, और उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन में डिस्कशन इस्तेमाल करेगी। लेकिन माय एडवाइस टू यू ये होगी कि जब आप कोई चीज़ डिस्कशन में डाल देते हैं ना होम ऑफिस के हाथ में, अगर केस में अगर कोई बैड मूड में हो वो कह सकते हैं नहीं, मैं डिस्कशन इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं उसका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। और इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, होम ऑफिस फ़ीस जो होती है तकरीबन £2500। मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि अगर आप 1 महीना और काम कर लें, वो फिर आपका पीरियड कवर हो जाएगा, फिर ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर लें, वो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप समझते हैं आप वेट नहीं कर सकते, फिर बाय ऑल मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं फौरी तौर पर। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर आपको शादी की डेट लेनी चाहिए पहले से या नहीं, अब ये कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ले लेते हैं वो अच्छा है, और अगर आपने कोई शादी का कोई हॉल बुक कर दिया है या कोई छोटी सी सेरेमनी है, बेयर इन माइंड इट्स कोविड-19 और 15 लोग ज़्यादा एक वेडिंग में नहीं हो सकते, उसका प्रूफ आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये लगाना चाहिए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। अगेन, जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@b.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, और वहाँ डालें कामरान एजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ भी मैं मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, योर लाइव ऑन है। ओके जी फरमाइए। ओके हेलो। हाँ जी, योर लाइव ऑन है। जी हाँ फरमाइए। सर, मैंने पूछना था, मुझे EU स्टेटस स्कीम के तहत अभी कुछ दिन पहले इंडेफिनिट लीव मिली है, और कांग्रेचुलेशन। मेरे जो हस्बैंड है उनके पास सेटल स्टेटस है और उसका टाइम पूरा हो चुका है, तो वो पासपोर्ट अप्लाई करेंगे अभी, तो मैं क्या उनके साथ पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नहीं, क्योंकि अगर आपको अभी ग्रांट हुआ है, आपको 1 साल वेट करना पड़ता है और फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक शॉर्टकट है आपके लिए कि जैसे आपके हस्बैंड को ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती है, फिर आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी नेशनलिटी के लिए, और आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप के हस्बैंड ब्रिटिश हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू वेट। सो बेस्ट चीज़ ये होगी पहले आपके हस्बैंड अप्लाई कर लें, जैसे उनको नेशनलिटी मिल जाती है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और भी आपको बताना चाह रहा था, जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द शो एक्सप्लेन किया कि जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको साबित करना होता है कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन EU नेशनल्स के लिए ये एक रिक्वायरमेंट है, और रिसेंटली होम ऑफिस ने ये इंट्रोड्यूस की है कि जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आपने फ़र्ज़ करें पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों, जब से आप एंटर हुए, आपने अपने आप को कैसे सपोर्ट किया। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ये इंट्रोड्यूस हुई थी ये सेटलमेंट स्कीम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था EU नेशनल्स को ये दिखाना नहीं पड़ता था कि वो काम कर रहे हैं, TT राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बेशुमार लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। होम ऑफिस ने देखा कि लोगों को काफ़ी आसानी के साथ अब स्टेटस मिल रहा है, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट ऐड कर दी है फॉर EU नेशनल्स जो अप्लाई कर रहे हैं नेशनलिटी के लिए, कि आपको दिखाना होता है कि आपने अपने आप को कैसे सपोर्ट किया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल पीरियड था या 2 साल पीरियड था जहाँ आपने काम नहीं किया, हो सकता है कि EU नेशनल्स के लिए वो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दें। इसलिए अगर कोई EU नेशनल ये प्रोग्राम देख रहा है और वो सोच रहे हैं कि वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि आप एक सॉलिसिटर को कंसल्ट कर लें, फिर ही जाके एप्लीकेशन सबमिट करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ।
जी कामरान साहब, जी फरार सलाम। बात कर रहा हूँ प्रेस्टन से। जी जी फरमाइए मेरे भाई। मुझे आपसे सवाल ये करना था कि अगर कोई कैनेडियन या अमेरिकन नेशनल जी जी यहाँ पे आके किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी करना चाहते हैं, ठीक है अमेरिकन या कैनेडियन सिटीजन को वीजे की जरूरत तो नहीं होती, क्या ठीक वो है। आके यहाँ पे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या उनको वही फियांसी वीजा लेके आना पड़ेगा और फिर उनको शादी उनकी रजिस्टर हो सकती है? ये सवाल है मेरा। ठीक है मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपने बताया कि कैनेडियंस और अमेरिकन्स को वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल ये दुरुस्त है। लेकिन जब वो शादी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अपना स्टेटस दिखाना होता है कि आपके पास वैलिड लीव है या नहीं, और फिर ही जाके आप शादी कर सकते हैं। अनलेस आप जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस और फिर होम ऑफिस इन्वेस्टिगेट करती है, उनके पास 70 डेज़ होते हैं और फिर ही जाके वो आपको इजाज़त देते हैं। मेरे ख़्याल में अगर आपके वो दोस्त हैं या आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास है अमेरिकन या कैनेडियन पासपोर्ट, बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप एंट्री क्लियरेंस लेके अप्लाई करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि 2 महीने में आपको वीज़ा भी इशू हो जाएगा और दूसरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो A1 इंग्लिश टेस्ट है उससे भी एग्जामिशन होगी अगर आप कैनेडियन या अमेरिकन नेशनल हैं। दी ओनली इशू विल बी जो आपकी स्पाउस है जो यहाँ यूके में रह रही है, उनको जाना पड़ेगा टू अमेरिका या कनाडा और वहाँ आपकी शादी होगी। अगर वो नहीं जा सकती फिर बाय ऑल मीन्स आप फियांसे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप इन कंट्री अप्लाई कर सकते हैं ऑन अ स्पाउस वीज़ा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कामरान भाई, ठीक हो? जी ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। सर जी मेरा सवाल है कि अगर बंदे दी अजकल अपना ऑनलाइन हेयरिंग होई होए हाँ जी, ते किन्ना टाइम ला रहे ने? ਤੁਹਾਡੀ हेयरिंग किदों हुई सी? मेरी हेयरिंग होई है कि ऑनलाइन होई है 2 वीकां हो गई 2 वीकां हो गईਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੋ ਜੱਜ। अच्छा ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ? ठीक है हो गया, ठीक है मैं समझ गया, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਮੂਮਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ 'ਚ, ਕੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਅਪੀਲਸ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਲਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ CMR ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੈਲਟਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਲਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल ਦਾ। नाजरीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 यू लाइव होने। हेलो हाँ जी सलाम जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी भैन जी। हाँ, मैंने पूछना था ना, जैसे मैं यूरोप से आई हूँ, हाँ जी, तो मेरे पास 5 साल का वीज़ा कार्ड है, लेकिन अब वो नेक्स्ट मंथ में फिनिश हो जाना। ठीक है। तो मैंने वो जो कराते हैं ना रीसेटलमेंट, वो भी करवाया हुआ है, तो लेकिन वो कार्ड मेरा अब ख़त्म हो जाना, तो वो मैं अब क्या करूँ वीज़े का? कार्ड आपका एक्सपायर हो जाना है नेक्स्ट मंथ। आपके पास कौन सा पासपोर्ट है? हाँ, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। ठीक है, और आपको मिला था 5 ईयर रेजिडेंस कार्ड जो एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट मंथ। आपने अप्लाई कर दिया है अभी, क्या कहते हैं, सेटल स्टेटस के लिए? हाँ जी वो मेरा हो गया है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। मेन चीज़ थी कि आपने अप्लाई कर दिया सेटल स्टेटस के लिए, और बस वेट करें आपके डिसीजन का जो होगा। मेरे ख्याल में मोस्ट डेफिनेटली कि आपको वो ग्रांट कर देंगे। उसी दौरान अगर आपका ये कार्ड एक्सपायर हो गया, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लीव कैरी ऑन हो रही है और आपको जो राइट्स पहले मिल रहे थे वो कैरी ऑन हो रहे हैं। सो इसमें कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। होम ऑफिस ने ये भी ऐलान किया है कि नेक्स्ट ईयर से वो कार्ड्स नहीं इशू करेंगे, सबको वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा
और उसके ज़रिए आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास वीज़ा है या नहीं। सो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, उसका रिज़ल्ट वेट करें और जैसे ही वो आएगा आपको वो ग्रांट कर देंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। Hello, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। I got a question. I sponsor my husband from Pakistan. He came on a spouse visa to UK, and his first extension is coming next year, and he's earning 19,000 a year, and I'm getting some help with universal credit. That will affect his application or no? That will put him on a 10-year route, or he will do it with a 5-year. Any other questions? Hello? Any other questions? No, that's all. ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, कॉलर ने सवाल पूछा है कि उनके जो हस्बैंड है स्पाउस वीज़ा पर आए थे, उनकी एक्सटेंशन ड्यू है नेक्स्ट ईयर। वो कमा रहे हैं 19,000 पाउंड पर ईयर, लेकिन इनको जो इनकी वाइफ है इनको मिल रहा है यूनिवर्सल क्रेडिट। उसकी वजह से इनको कोई असर पड़ेगा कि जिस वजह से होम ऑफिस इनके हस्बैंड की एप्लीकेशन को 10 ईयर रूट पर लगा देगी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश नेशनल है, वो अपने ओन राइट में बेनिफिट्स अप्लाई कर सकती हैं। जो इनके हस्बैंड हैं उनको मेनली ये सेटिस्फाई करना होगा कि वो इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि वो मीट कर रहे हैं, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको वो ग्रांट कर देंगे फर्दर एक्सटेंशन ऑन द 5-year रूट। एंड सेकेंडली आपके हस्बैंड को पास करना होगा A2 इंग्लिश टेस्ट। सो A2 इंग्लिश टेस्ट और द 19,000 पाउंड ये मुनासिब है और उनको वो ग्रांट कर देंगे फर्दर 2.5 years ऑन द 5-year रूट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा नाम वसीम भट्ट है और मैं इटली से बात कर रहा हूँ। जी वसीम भाई। हाँ जी भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो लोग यूरोपियन लोग यहाँ से यूरोपियन नेशनलिस्ट हैं जो इनमें जो शिफ्ट होते हैं यहाँ से, जी तो वो वहाँ से अगर किसी को अपने फैमिली के किसी भी बंदे को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? क्या वो अभी भी वो कानून लागू है? क्योंकि अभी तो इंग्लैंड यूरोप से आउट हो गया है, तो क्या अभी भी वही लॉ चल रहा है या उसमें कुछ चेंज? अगर है तो वो क्या तरीकाकार है उसका और कैसे वो होगा? ठीक है। आप इटालियन नेशनल हैं या आपके पास इटालियन रेजिडेंस कार्ड है? इटालियन नेशनल, इटालियन पासपोर्ट। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, फर्स्ट चीज़ तो ये है, जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनको यूके एंटर होना पड़ेगा बिफोर 31 दिसंबर 2020। सो ये तो है फर्स्ट की रिक्वायरमेंट। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं उसकी क्या डेडलाइन है, इसमें 2 पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप अपने कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रदर, सिस्टर, कज़न, अंकल, आंट, आपने मेक श्योर करना है कि आप यूके एंटर हो जाते हैं 31 दिसंबर से पहले, और आपने एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है बिफोर 31 दिसंबर 2020। सो अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, जल्दी से यूके एंटर हो जाएं और वो अप्लाई कर लें। अगर आप अपने डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, सो लॉन्ग एज आपकी जो शादी है वो होती है 31 दिसंबर 2020 से पहले, वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट थी बिफोर 31 दिसंबर 2020, आप उनको बुला सकते हैं इवन आफ्टर दिसंबर 2020। उसमें कोई डेडलाइन होम ऑफिस ने अभी तक नहीं दी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप नेक्स्ट ईयर अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं और आप एंटर हुए थे बिफोर 31 दिसंबर और आपकी वाइफ की शादी हुई थी फॉर एग्जांपल इन 2018 और आपका एक बच्चा भी है, आप उनको बुला सकते हैं। और फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक बच्चा होता है इन द न्यू ईयर जो पैदा होता है ये ट्रांजिशन पीरियड के बाद, उसको भी आप बुला सकते हैं क्योंकि आपकी शादी हुई थी डेडलाइन से पहले। सो दीज आर द की पॉइंट्स, इनको प्लीज़ ज़हन में याद रखिएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो
हेलो, यू लाइव होने जी, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम अजीम है। अभी मैं यूके में हूँ, आईसीटी टायर 2 वीज़ा में हूँ। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आईसीटी जनरल वीज़ा में कैसा आ सकता हूँ मैं, ऑप्शंस क्या हैं? ठीक है, अभी आप कौन से वीज़े पर हैं? आईसीटी टायर 2। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। तो जी जी, आईसीटी टायर 2 में आई थिंक देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस लाइक if we go back to India we cannot come back आपका quickly, वीज़ा right? कब So एक्सपायर हो रहा है? there is a cooling period for 1 year. ठीक है, आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है? मेरा तो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट अगस्त 2021। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 1 जनवरी, जब न्यू पीबीएस सिस्टम आ रहा है, उसमें गुड न्यूज़ है जो लोग आईसीटी वीज़े पर हैं, जो 1 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको अबॉलिश किया जा रहा है। सो अगर आप स्विच करते हैं फ्रॉम द न्यू ईयर, आपको वो क्वालिफाइंग पीरियड कूलिंग ऑफ पीरियड उसका आपको फॉलो करना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं फॉर एग्जांपल टू टियर 2 जनरल। सो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, जस्ट वेट अ फ्यू मंथ्स, एज सून एज द न्यू सिस्टम कम्स इनटू प्लेस आप स्विच कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं। नहीं नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप सोशल मीडिया पर, स्पेशली फेसबुक और यूट्यूब पर, वहाँ मेरा नाम डालें कामरान एजाज, और मुझे फॉलो करें और इस प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात अगले हफ्ते इसी टाइम होगी, 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।